हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम करने वाले हैं अपनी DPP सॉल्व, जो DPP होने वाली है किस टॉपिक पर, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज एंड रॉकेट प्रपल्शन पर। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जहां पर हम DPP सॉल्व करने वाले हैं बिना किसी देरी के। हम आपके लिए एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर चुके हैं जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। आपको उस टॉपिक के साथ उसकी DPP भी अटैच करके दी जाती है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। DPP जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको उसको सॉल्व करना है। आपको बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं बनता है तो फिर आपको DPP का वीडियो सोल्यूशन देखना है। आपको उसके बाद चैप्टर वाइज MCQs कराए जाएंगे, PYQs कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके होंगे, वीकली टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। आपके लिए वन शॉट रिवीजन की व्यवस्था भी की जा रही है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने DPP के सबसे पहले क्वेश्चन से कि रॉकेट प्रपल्शन इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, जितना नीचे वो फोर्स लगाता है उतना ही जितने फोर्स से वो निकलती है हमारी कंबशन वाली गैसेस, वही वापस उस पर फोर्स लगा देती हैं और उसको अप थ्रस्ट दे देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ रॉकेट ऑफ मास 100 kg बर्न्स 0.1 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। उसमें क्या लिखा हुआ था ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आ गया? ठीक है, अ रॉकेट ऑफ मास 100 kg बर्न्स 0.1 kg of fuel per second if the velocity of the exhaust gas is 1 km per second, then it lifts with an acceleration of, okay, मास दिया हुआ है आपको कितना? 100 kg। मास दिया हुआ है आपको 100 kg। इट बर्न्स, अच्छा कैपिटल मास दिया हुआ है, इट बर्न्स, अच्छा ठीक है, इट बर्न्स यानी कि आपको dm/dt दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कैपिटल M लिख देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा इसी मास को चेंज होने का रेट दिया हुआ है। कैपिटल मास 100 kg दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है फ्यूल का मास जो कितनी तेजी से बर्न हो रहा है? 0.1 kg, 0.1 kg ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है पर सेकेंड। ओके, इफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यानी कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है कितनी? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में क्यों दे दी गई? ठीक है, देन इट लिफ्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है भाई, आपको फोर्स निकालना है। यहाँ पर वेलोसिटी आपको किलोमीटर में दे दी गई है, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए तो हो जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। अच्छा, चलिए आइए फोर्स निकालते हैं हम। F इज इक्वल्स टू V रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स निकाल रहे हैं, V रिलेटिव इंटू dm/dt कितना आ जाएगा? V रिलेटिव आपको दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड और dm/dt आपको दिया हुआ है 0.1 kg पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आ गया कितना भैया? ये सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन में आ गया। तो थ्रस्ट फोर्स आपका कितना आ गया है भैया? ये पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, ये काट दिया है हमने, तो 100 न्यूटन आ गया है। कितना आ गया है थ्रस्ट फोर्स? 100 न्यूटन आ गया है। अब आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। आप रॉकेट देखिए, रॉकेट का मास है 100 kg, तो रॉकेट के पक्की बात है कुछ ना कुछ वेट भी होने वाला है, हाँ कि ना? ये आपका रॉकेट है, रॉकेट का कुछ ना कुछ वेट होने वाला है नीचे की तरफ। हाँ सर, वो वेट कितना होगा? 100 इंटू जी, 100 इंटू जी यानी कि 1000 न्यूटन नीचे की तरफ क्या होगा? इसका वेट होने वाला है। ऊपर की तरफ इस पे अप थ्रस्ट फोर्स यानी कि थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, वो थ्रस्ट फोर्स आपने कितना निकाला है? 100 न्यूटन। अब आपको ये लगेगा कि नीचे 1000 है, ऊपर 100 है, तो ये कैसे जाएगा रॉकेट ऊपर? तो बाबा ऐसे केस में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में पहुंच गया है, तो इस पर वेट एक्ट नहीं कर रहा, इस पर वेट एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप थ्रस्ट फोर्स की मदद से क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन करके। थ्रस्ट फोर्स है आपका 100 न्यूटन, मास आपको दिया हुआ है 100 kg, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A Diwali rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second at a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is.
इजेक्टिंग का मतलब आपको क्या दिया है, सिंपल सी बात है, dm/dt दिया है। इसको मैं मास फ्लो रेट m डॉट भी बोलता हूँ, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0.05 kg/s के बराबर दी गई है। अच्छा, 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपको दे दी गई है, या मैं बोलूँ उसको वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड। दी एक्सेलरेटिंग फोर्स आपसे पूछा है, वो क्या होगा v रिलेटिव इंटू dm/dt, ठीक है ना। v रिलेटिव की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 400 मीटर पर सेकेंड, dm/dt आपको कितना दिया गया है 0.05, ये हो गया 100, ये कट गया भैया, इससे कट गया, कितना आया 5 चौको 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 20 न्यूटन। क्लियर। रॉकेट प्रोपल्शन से इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये और अच्छा लेवल है उस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है, इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्लाइट रॉकेट इजेक्ट्स 1/60 ऑफ इट्स मास विद अ वेलोसिटी ऑफ 2400 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब यहां पर आपको dm/dt कितना दिया हुआ है 1/60 ऑफ इट्स मास इन 1 सेकंड, ये दिया हुआ है। In the first second of its flight, rocket ejects 1/60 of its mass. 1/60 आपका मास हो गया डिवाइड बाय टाइम हो गया, तो ये dm/dt की वैल्यू आ गई है, और ये कितनी है 1/60 ही है, ठीक है ना। ओके, kg/s। ओके, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी कितनी, आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है 2400 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, मैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ f क्या बताता था, v dm/dt के बराबर बताता था, है ना। अब आप जैसे ही रॉकेट प्रोपल्शन में आए तो आपको समझ में आया कि ये जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी ऑफ एजेक्शन होती है ऑफ गैसेस, तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, है ना। वैसे अगर नहीं भी पता था तो भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा जो वेलोसिटी दी रहती है वेलोसिटी ऑफ एजेक्शन ही दी रहती है। चलिए, तो 2400 मीटर पर सेकेंड दी गई है। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट पूछा है, ठीक है। मैं जानता हूं कि यहां से मैं f निकाल सकता हूं, वो f कितना होगा, वो होगा v रिलेटिव इंटू dm/dt। v रिलेटिव की वैल्यू आपको 2400 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है 2400 मीटर पर सेकेंड। dm/dt किसके बराबर आ गया है 1/60 के बराबर आ गया है। अच्छा, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, पक्की बात है। अच्छा, मास के बारे में हमको कुछ दिया नहीं है, 1/60 ऑफ इट्स मास बोला है, तो मैं क्या मान ले रहा हूं, मास को 1 kg ही मान ले रहा हूं, मास को मैं क्या मान ले रहा हूं भैया 1 kg ही मान ले रहा हूं। चलिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 1/60, है ना, 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर, पक्का जी सर, एकदम पक्का, 100%, जी सर 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m। हाँ, याद करो। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ केस, याद करो। एक मोटा सा रस्सा था जिसका मास स्मॉल m था और उसकी लेंथ l दी गई थी, याद करो। इसको एक फोर्स F से खींचा गया था, यहाँ हम P से खींच रहे हैं, तो वो पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन आया था किसके बराबर, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, m प्लस m के बराबर। और यहाँ पर टेंशन किसके बराबर आएगी, टेंशन बराबर आएगी हमारी, ये है मास कैपिटल M इंटू P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। ऑप्शन में है क्या कोई ऐसा, MP अपॉन M प्लस M। ये तो आपने लेक्चर में ही समझा है, भैया। लेक्चर जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एज इट इज उसका क्वेश्चन उठकर यहाँ पर डीपी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट, अ रोप ऑफ लेंथ L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? अब rope of length L is pulled by a constant force. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक, यहां पर मैंने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर रोप के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होने वाला है, तो मैं यहां साइड में पहले ही मान लेता हूं कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m है। मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है, m है,
ठीक है ना। हमसे बोला है कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाकर बताओ कि कितना टेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, x डिस्टेंस दूर। अगर ये x डिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूँ कि टोटल लेंथ l है, तो आप मुझे बता सकते हो बची हुई लेंथ कितनी होगी, l माइनस x होने वाली है, ठीक है। मुझे x डिस्टेंस पर जाकर टेंशन लेना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से काट लेता हूँ इस रोप को, और यहाँ पर क्या है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 बनाकर इसको अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको उठाता हूँ, ये पहला पार्ट लेकर आया हूँ मैं अपनी रोप का x लेंथ का, और ये l माइनस एक्स लेंथ का रोप का लेंथ यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। इस पर लग रहा है क्या, F फोर्स, है ना। मान लीजिए x डिस्टेंस दूर जाकर इस पर कितनी टेंशन डेवलप हुई, मान लीजिए T टेंशन डेवलप हुई। अरे भाई इस रोप का मास पर यूनिट लेंथ कितना लिया है हमने, m लिया है, इसकी लेंथ कितनी है, x है, तो टोटल मास कितना हो गया इसका, m इंटू एक्स हो गया क्या, हाँ सर, टोटल मास कितना हो गया इस रोप का, m इंटू एक्स हो गया। सिमिलरली हमने सिस्टम 1 के लिए क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम सिस्टम 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाए तो इस एंड पर कितना टेंशन होगा, जितना यहाँ पर है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों टेंशन को एक दूसरे को खाना है, क्योंकि x डिस्टेंस दूर पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा नहीं है ना, एक दूसरे को खा के यहाँ पर आपको कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक। अगर इधर t लग रहा है तो ये लेंथ कितनी है भाई, ये l माइनस एक्स है, आपने पहली बताई थी। अच्छा तो इसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ है ना, मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, l मीटर की लेंथ का मास है m, l मीटर की लेंथ का मास है m। अरे हाँ कि ना, ये देखो दिखा हुआ है आपको, क्लियर है। वैसे ही 1 मीटर का क्या हो जाएगा, आप भाई m को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, 2 मीटर का कितना हो जाएगा, m को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 3 मीटर का कितना हो जाएगा, m को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, x का पूछेगा तो m को मल्टीप्लाई कर दोगे x से, l माइनस एक्स लेंथ का मास पूछेगा तो m को मल्टीप्लाई कर दोगे l माइनस एक्स से। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए तो अब इसका आप क्या लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। आइए मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, t इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि m इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। सही लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ सर। अरे भैया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन की तो सर आपने बात ही नहीं करी, हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं। देखिए इस रोप को जब F4 से खींचा जाएगा तो कि पूरी की पूरी रोप ए एक्सेलरेशन से भागेगी, हाँ सर। तो हमने बोला भैया रोप इनएक्सटेंसिबल है तो ये रोप भी ए एक्सेलरेशन से ही भागेगी, ये सिस्टम भी एक्सेलरेशन से भागेगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तब जाकर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल्स टू एम एल माइनस एक्स इंटू ए, टी इज इक्वल्स टू एम एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अरे सुन रहे हो कि नहीं, t इज इक्वल्स टू एम इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, ठीक है वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिस्टम पे देखते हैं, इस वाले सिस्टम पे देखते हैं हम कितना इक्वेशन बनेगी, f माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, प्लस कर दिया। अगर मैंने दोनों को प्लस किया तो माइनस टी कट गया, इससे क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स निकालने को बोला है ना, यही पूछा है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द रोप फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। ये t से t कट गया, f की वैल्यू कितनी आ गई, f इज इक्वल्स टू m l माइनस एक्स इंटू ए, एल माइनस एक्स इंटू ए प्लस m x इंटू ए, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू m इंटू एल इंटू ए माइनस m इंटू एक्स इंटू ए प्लस m x a, ठीक है ना। ये एम एक्स ए माइनस एम एक्स ए कट गया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, एम एल इंटू ए, ठीक। चलिए यहां से आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, f अपॉन एम एल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब आप यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, टेंशन की वैल्यू निकालो। तो चलो t इज इक्वल्स टू एम एल माइनस एक्स इंटू ए की वैल्यू आई है f अपॉन एम इंटू एल, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं एम एल माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ बाय एम इंटू एल। आओ भाई, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एफ बाय एम एल मल्टीप्लाई किया, आओ एम इंटू एल, इससे पहले कि कुछ हम गलती कर दें हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, माइनस एम एक्स इंटू एफ अपॉन एम इंटू एल, ठीक है ना। तो एम एल गया, एफ माइनस एम एक्स बाय कितना, m से ये m कट गया, तो t इज इक्वल्स टू कितना आया, f माइनस एक्स इंटू एफ बाई एल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या कॉमन, f कॉमन निकाला आपने तो क्या बचा 1 माइनस एक्स बाय एल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स अपॉन एल, है ना। तो f इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। चलिए वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ब्लॉक्स A, B एंड C ऑफ मासेस 4 kg, 4, 2,
एक are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. अच्छा, if a force of 14 Newton, कितना फोर्स लगाया भैया? 14 न्यूटन का फोर्स लगाया है on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. Contact force between A and B is. Acceleration कितना होगा? Acceleration होगा total force upon total mass. फोर्स कितना लगा है? 14 न्यूटन का. टोटल मास कितना है? 4 और 2 6 और 1 7. तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एक्सेलरेशन लगा हुआ है. ठीक है. अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो ए बी पर लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, बी ए पर लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स. मैं इसको बोल दे रहा हूँ एन, है ना. अब मैं नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाऊंगा, है ना, कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है. मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से बनती हैं. नहीं बनती हैं तो लो भैया फिर से बनाकर दिखा देता हूँ. आपके सामने मेरी वो नहीं चलती क्यों? बिल्कुल भी. मैं बोलता हूँ नहीं बनाकर दिखाऊंगा, आप बोलोगे क्यों नहीं बनाकर नहीं दिखाओगे? सर हमको तो दिखाना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूँ इसको एन डैश. कितना बोल रहा हूँ? एन डैश. ठीक है ना. तो ये है 4 kg का ब्लॉक. इस पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N1, नीचे इसका वेट एक्ट करेगा 4G. हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन 4G के बराबर आएगा. और ये वाला जो ब्लॉक है ऊपर नीचे जा नहीं रहा. क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और वो भी किस वैल्यू के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देखिए लगा हुआ है 14 न्यूटन का फोर्स. ये देखिए. और क्या लग रहा है? बी वाला ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. इसको आप बोलोगे कितना? एन डैश. ठीक है, ओके सर. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एन डैश की ही वैल्यू निकालनी है. इसके पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, 14 माइनस एन डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक, 14 माइनस एन डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, 4 दूनी 8. तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू एन डैश. 14 माइनस 8 इज इक्वल टू एन डैश, मतलब एन डैश की वैल्यू 6 न्यूटन आ गई क्या? एन डैश की वैल्यू 6 न्यूटन आ गई क्या? हाँ सर आ गई. आप ऑप्शन में देखो कोई ऑप्शन है? हाँ सर पहला ऑप्शन है 6 न्यूटन. परफेक्ट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moving horizontally with a speed of 1.5 meter per second on a smooth plane. If a constant vertical force 10 Newton acts on it, the displacement of the block from the point of application of the force at the end of 4 seconds is. अच्छा, the displacement of the block from the point of application of the force at the end of the 4 seconds. चलो, a block of mass 10 kg is moving horizontally with the speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं x डायरेक्शन की. हमको बोला गया है x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो दी गई है आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड. कितनी दी गई है? 1.5 मीटर पर सेकेंड. 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ प्लेन. ठीक है. इफ अ कांस्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. अब यहां पर बोला है कि वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का. अब भैया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो? Fy अपॉन m करके. Fy की वैल्यू है 10 न्यूटन. मास कितना है? 10 kg. तो हम बोल सकते हैं y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा. ये हमने क्यों निकाला अभी समझते हैं. मेरे पास x डायरेक्शन की चीजें हैं, y डायरेक्शन की मुझे दी गई थी तो मैंने वो निकाल ली. ठीक है ना, जो जो मुझे जरूरत थी. अब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या आप x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? है ना, 4 सेकंड बाद. बिल्कुल निकाल सकते हैं सर. आप बताइए स्पीड कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड. 1.5 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड. ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 दिया 15, कितना आ गया? 6 मीटर. तो 1.5 सेकंड में x डायरेक्शन में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया? 6 मीटर का दिखा दिया. अब बात आती है y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया होगा आपने, तो वो भी देख लीजिए भाई. Sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर. अब आप जानते हैं कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी. y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, है ना, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी. तो हम बोलेंगे Sy इज इक्वल्स टू हाफ ay की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम है 2 सेकेंड, नहीं टाइम है 4 सेकेंड. तो हो जाएगा 4 इंटू 4 चौको 16. तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8. तो Sy कितना आ गया? 8 मीटर. तो आपने y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया? 8 मीटर का. x डायरेक्शन में दिखाया 6 मीटर का. तो वो पूछ रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. अब यहाँ पे 5 ऑप्शन है, कोई बात नहीं, हमको तो एक ही ऑप्शन सही चाहिए है. तो आप खुद सोचो, मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है. यहाँ से 4 सेकेंड में आप पहुँच गए हो, 4 सेकेंड में आप 6 मीटर पहुँच गए हो x डायरेक्शन में.
अरे हाँ कि ना, हाँ सर। और 4 सेकंड में आप वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा चुके हो, 8 मीटर का। कितना, 8 मीटर का। तो आपने जहां से स्टार्ट किया था, मान लीजिए ओरिजिन से, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया है करके, आपने नेट कितना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया है, मुझे बताइए। ये कितनी होगी वैल्यू? अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होनी है, 10 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। सो 10 मीटर इज योर आंसर। ठीक है जी सर, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected by massless string as shown in the frictionless table. They are pulled by a force T3 is equals to 40 Newton. 40 न्यूटन से खींचा गया है इसे। If m1 is equals to 10 kg, 6 kg and 4 kg. अच्छा, ये 10 है, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है। The tension T2 will be, T2 पूछ रहा है आपसे, T2 पूछ रहा है। चलिए T2 निकालते हैं भाई, T2 निकालते हैं। हम ये वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, टोटल कितना होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इज टोटल कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, टोटल मास कितना है सिस्टम का। फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का और मास कितना है 10 और 6 16 और 4 20। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गई वैल्यू कितनी, एक ही, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। क्लियर है। मैं इस 4 kg वाले ब्लॉक को उठाकर लेकर आता हूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये 4 kg वाला ब्लॉक मैंने उठाया, इस पे लग रहा है F फोर्स इधर, यानी कि कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 40 न्यूटन। ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा कितना, N1, और इसका वेट नीचे एक्ट करेगा 4G। N1 बैलेंस कर लेगा 4G को। बट यहाँ पर इस ब्लॉक पे एक टेंशन का फोर्स भी लग रहा है जिसको आप T2 बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, T2 बोल रहे हो। ठीक है ना। और ये ब्लॉक नेट फोर्स के कारण ए एक्सेलरेशन से चल रहा है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी सर हमको समझ में आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए, तो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास है 4, एक्सेलरेशन है 2, एक्सेलरेशन है 2। तो 40 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 न्यूटन आ गई। क्या बताओ मुझे, कितनी आ गई, 32 न्यूटन आ गई। क्लियर, आंसर आ गया आपके सामने। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन डीपीपी का आपने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end. Find tension in the rope at 1 meter from this end. अभी आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें यही फॉर्मूला निकाला है। क्वेश्चन दिखाऊं क्या आपको, तब मानेंगे हैं। क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखिए आपने फॉर्मूला निकाला है F इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। यार इसी फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए ना प्लीज, देखिए ना प्लीज, फॉर्मूला सॉल्व, फॉर्मूला लगाइए। T इज इक्वल्स टू एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। T इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन। टोटल लेंथ है 5 मीटर, आपको 1 मीटर पे निकालना है। टोटल लेंथ है 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, कट पिट के 4 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 न्यूटन आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 blocks of mass 2 kg, 3 kg, 5 kg are connected to each other with light string and are then placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force 10 Newton. The tension T1. T1 की वैल्यू आपको निकालने को बोला है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे ये तीनों ब्लॉक्स भैया, तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है भैया, इनएक्सटेंसिबल है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। टोटल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, मास कितना है 5 3 8 और 2 10। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। और इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये। ठीक है ना। तीनों ही ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको T1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2 kg वाले ब्लॉक को उठाकर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर लग रहा है टेंशन T1, यहाँ पर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का। यह है नॉर्मल रिएक्शन N1 डिवाइडेड बाय 2G, है ना। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है ना, हम इसे नहीं देखेंगे। N1 की वैल्यू 2G के बराबर ही आने वाली है। हमें मतलब है कि यार ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसिडर करना है। ठीक है ना। अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो फिर हम इन वाले फोर्सेस को देखते। अभी हमको पता है कि ये ब्लॉक कहाँ जाने वाला है, इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला एक तो ये फोर्स है और एक ये है। अब इस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स बड़ा है, तभी तो इस डायरेक्शन में जा पा रहा है। तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन।
T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 blocks with mass m, 2m, 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F applied on the block m, small m, the masses move upward with the constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? What is the net force on the mass 2m? 2m पर net force कितना है यार? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये constant velocity से चल रहा है, सारा काम जो हो रहा है वो constant velocity से हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब ये है कि फोर्स कितना होगा, बताओ मुझे। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेट फोर्स कितना है भाई, 0 है। तो आप ये समझिए मास m पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। मास 2m पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। और मास 3m पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी ब्लॉक पे पूछते नेट फोर्स कितना आ जाता, 0 आ जाता, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 4 kg is resting on a smooth horizontal plane if it is struck by a jet of water at the rate of 2 kg per second। यानी कि आपको क्या दे दिया है, dm/dt दे दिया गया है, यानी कि m डॉट दे दिया गया है, और वो कितना है, 2 kg पर सेकेंड है। ओके, एंड एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हमारे उसमें रॉकेट में स्पीड ऑफ इजेक्शन होती थी, वैसे यहाँ पर भी जो स्पीड है कि पाइपलाइन से पानी की धार निकल रही है, तो आपको जो वेलोसिटी दी गई है वो एक्चुअल में क्या दी गई है, इजेक्शन की वेलोसिटी ही दी गई है, इजेक्शन की वेलोसिटी ही दी गई है। तो आप वी रिलेटिव ही मान सकते हो उसको। देन इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, आइए देखते हैं। तो हमको पता है F इज नथिंग बट v रिलेटिव इंटू dm/dt। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। v रिलेटिव की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, dm/dt की वैल्यू कितनी है, 2 kg पर सेकेंड। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। f की वैल्यू आ गई 20। f को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ कि ना। ब्लॉक ऑफ वेट 4 kg दिया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, a इज इक्वल्स टू 20/4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर, इनिशियल एक्सेलरेशन। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 blocks of mass 7 kg, 5 kg are placed in contact with each other on a smooth surface. If a force of 6 Newton is applied on the heavier mass, the force on the lighter mass is, force on the lighter mass is, सिर्फ वही बात कि आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है, n डैश की, आपको n डैश की वैल्यू निकालनी है ना। चलिए तो मैं उठाता हूं भैया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, आप पहले ये बताइए मुझे कि ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा किसी, हाँ सर किसी एक्सेलरेशन से तो मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक्सेलरेशन तो आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा, आप लगा रहे हो 6 न्यूटन का फोर्स अपॉन टोटल मास 7/5, 7×4 11, 7×5 12, तो ये हो जाएगा कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा जी, आ जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। तो मैं 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर 5 kg वाले ब्लॉक को रखा, नीचे एक्ट करेगा इसका वजन 5g, ऊपर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन n, वहाँ पर n डैश मान लिया है तो ये n1 मान लेता हूँ। n1 5g को बैलेंस कर देगा, ठीक है। इस पर लग रहा है एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n डैश, जिसके कारण इसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या आप n डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। n डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n डैश इज इक्वल टू मास की वैल्यू है कितनी, 5 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1/2, तो कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन। सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है 2 blocks are connected by a string as shown in the figure, the diagram. The upper block is hung by another string. A force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both the blocks. अच्छा, मतलब इसके पास भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और इसके पास भी एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। वो तो आना ही था, है ना। स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, अलग अलग एक्सेलरेशन से तो चलेंगे नहीं। चलो वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं 4 kg का, 4 kg का। 4 kg पर नीचे की तरफ लग रहा है उसका वजन 4g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t डैश, और कुछ लग रहा है
नहीं सर। और इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी टी डैश माइनस 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो टी डैश इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 40, 4 और 10 है ना, ये 9.8 बोल रहे हैं, मैं 10 लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये 40, 4 दूनी 8, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48 न्यूटन। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 48 न्यूटन, ठीक है। अब आप उठाइए 2 kg वाले ब्लॉक को, जरा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है ना। इस पर क्या क्या एक्ट करेगा? इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट करेगा 2g, और क्या एक्ट करेगा नीचे की तरफ? और नीचे की तरफ एक्ट करेगा टेंशन टी डैश, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा क्या? टी, जो किसके बराबर होगा? F के बराबर ही टी एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं, अच्छा इसके पास एक्सेलरेशन भी है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, किसके बराबर होगा? t माइनस 2g माइनस टी डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 इंटू ए। सो t माइनस 20 माइनस टी डैश की वैल्यू कितनी होगी? टी डैश की वैल्यू आपने निकाली है 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 48 प्लस 20 इज 68, 68 उधर जाएगा, माइनस 68 प्लस 68 बन जाएगा 68 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 72। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 न्यूटन। क्लियर है ना। यहाँ पर t डैश की वैल्यू कितनी आई है 48 न्यूटन। देखिए कौन सा ऑप्शन सबसे पास है? 48, 47.2 है t डैश की वैल्यू और t की 70.8 है, आंसर आ जाएगा आपका ए। क्लियर है भाई? बढ़िया क्लियर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ब्लॉक m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल रोप ऑफ मास m। अच्छा, एक वर्टिकल रोप है, उसके लोअर एंड से आपने एक कैपिटल M का मास अटैच किया हुआ है, ठीक है। एंड अपवर्ड फोर्स P acts on the upper end of the rope, the system is free to move, the force exerted by the rope on the block। अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने लेक्चर में किया है यार, लेक्चर में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, याद करो, यही क्वेश्चन तो है। जब आप निकालोगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर टेंशन T लग रहा होगा, और ये है आपकी रोप, इस रोप पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा P फोर्स, और यहाँ लग रहा होगा टेंशन T, ठीक है ना। आप इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बोलोगे कि भाई ये भी एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, ये भी एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा P अपॉन टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इस रोप का मास कितना है? स्मॉल m है ना, ये करा है भाई मैंने। और उसके बाद जब आप निकालोगे इस टेंशन की वैल्यू T, तो वो आ जाएगी कैपिटल M इंटू P अपॉन स्मॉल m प्लस P। ये मैंने किया है भाई, अच्छे से टाइम देकर मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, जाकर लेक्चर देखो, है ना। बस उसमें क्या था कि ये वाला जो सिस्टम था ये ऐसा था, मास इधर था, रोप इधर थी, इधर से खींच रहे थे आप, खत्म। अरे भैया फोर्स इतना, ये टेंशन की वैल्यू इतनी ही आनी है, MP अपॉन M प्लस M, है ना, ठीक है। चाहे कोई भी केस आप कंसिडर कर दो, सारे केसेस में। क्लियर? ओके, किया धराया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे एक और क्वेश्चन है अभी। इफ टू बॉडीज A and B of masses 10 kg and 15 kg respectively kept on a smooth horizontal surfaces are tied to the ends of a light string, if T represents the tension in the string when a horizontal force F is equals to 500 Newton is applied at A, ठीक है, and T dash be the tension, यहाँ पर T है टेंशन और यहाँ T dash है, when it is applied to the block B, जब यहाँ पर 500 न्यूटन अप्लाई किया तो T dash टेंशन आई, तो बता दो T और T dash की वैल्यू क्या है। आओ देखिए पहले वाले केस को देख पहले वाले केस को देखते हैं। अब हमें पता है कि हमें थोड़ा नॉलेज आ गया है, मुझे एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मुझे टोटल मास चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए। कितना लग रहा है? 500 न्यूटन। टोटल मास 10 और 15, 15 और 10 कितना होता है? 25 होता है, ठीक है ना। तो 5 25, 5 एकम 5 कट गया 25, अरे हाँ कि ना, 5 एकम 5, ठीक है 0, ये हो जाएगा कितना? 20। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है सिस्टम के पास कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये पूरा का पूरा सिस्टम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। मैंने क्या किया है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को मिलाकर एक सिस्टम मान लिया है। इस सिस्टम पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का, तो फोर्स अपॉन टोटल मास करके एक्सेलरेशन निकाल लिया है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है ना। अब मैं बी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। बी वाले ब्लॉक का ही क्यों बना रहे हो सर? क्योंकि बी वाले ब्लॉक को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंशन रिस्पॉन्सिबल है।
अरे यार यहाँ बैठकर देखोगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये है, यहाँ बैठकर देखोगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये है। बी ब्लॉक को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ सीधे सीधे टेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टी, पीछे से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसके पास एक्सेलरेशन है कितने का? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसके पास एक्सेलरेशन है, मास है 15 केजी का। तो हम बोल सकते हैं T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू मास है 15 केजी का, एक्सेलरेशन है 20 का, तो 15 दुनी हो गया ये 30। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 300 न्यूटन। ठीक है ना। तो T की वैल्यू कितनी आ गई है? 300 न्यूटन। तो आंसर आपका यही होना चाहिए। ठीक है ना। चेक कर लेते हैं। तो T की वैल्यू आपकी 300 न्यूटन आ चुकी है। अब बोला उसने कि ये 500 न्यूटन का फोर्स यहां से उठा के किधर लगा दो? बी ब्लॉक पर लगा दो। तो फिर आपने क्या किया? एक सिस्टम बनाया। ठीक है ना। ये सिस्टम क्या अभी भी सेम एक्सेलरेशन से चलेगा? क्या फोर्स बदला? नहीं बदला। क्या टोटल मास बदला सिस्टम का? नहीं बदला। तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी बस, और क्या रहेगी? वैल्यू सेम रहने वाली है। वही कैसे निकाला? टोटल फोर्स 500 न्यूटन, टोटल मास 10 और 15 25। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, ओके। लेकिन अब आपसे टी डैश की वैल्यू पूछ रहा है। सेम वही बात, यहां पर मैं बैठूंगा तो टेंशन मुझे इधर दिखेगी, यहां पर बैठूंगा तो टेंशन मुझे इधर दिखेगी। क्लियर है? अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आसानी से मुझे क्या मिल जाएगा? टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं ए ब्लॉक उठाता हूं, ए ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, आप ये मत सोचना कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसका वेट भी एक्ट करेगा, है ना। लेकिन मुझे पता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़नी, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। सिमिलरली ए पर भी ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा और उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, एम इंटू ए इंटू जी, एम ए इंटू जी। ठीक है ना। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि इस पर टी डैश फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनाएंगे हम? टी डैश इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टी डैश इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू ए की कितनी है? 10 केजी। एक्सेलरेशन लेकर आए हो आप 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 200 न्यूटन। चेक करेंगे, देखिए टी डैश की वैल्यू 200 न्यूटन है। क्लियर है? आपको मेरे ख्याल से मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज और अब रॉकेट प्रपल्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको हर तरीके के क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं। आपका ये मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज मैंने एकदम परफेक्ट करा दिया है। हाँ, पुलिस अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम पुलिस के लेक्चर को अलग से डिस्कस करेंगे, उसी में हम कंस्ट्रेंट मोशन को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हैं magnetbrains.com, magnetbrains.com, और आपको जितना कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है सब यहाँ पर भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल करा दिया गया है। आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट में जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल है सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएगा। अब आपको अगर फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट सब एक के बाद एक अरेंज आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। ठीक है ना? इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।